ब्रिटिश राइटर सर आर्थर कॉनन डॉयल का नाम तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत के सर आर्थर कॉनन डॉयल कौन थे? बहुत सारे लोगों ने शायद आज तक उनका नाम भी नहीं सुना होगा। उनकी लिखी कहानियां या नॉवेल्स पढ़ने की तो बात ही दूर गई। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इनका नाम था गोपाल राम गेहमरी। 1866 में ये पैदा हुए और 1946 में इनकी मौत हुई। अपनी पूरी लाइफ इन्होंने हिंदी में लिखने को ही समर्पित की। उसमें भी इनका ज्यादा झुकाव जो था वो जासूसी कहानियों की तरफ था। इनफैक्ट जासूस शब्द जो है उसको पहली बार इन्होंने ही लिटरेचर में इंट्रोड्यूस कराया था। उससे पहले का जो हिंदी लिटरेचर था उसमें जासूस शब्द शायद ही कहीं देखने को मिलता था। गोपाल राम गेहमरी जी ने जासूस नाम की एक मैगजीन निकाली जो हर महीने छपा करती थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जासूसी कहानियां और नॉवेल्स लिखे। ये बाबू देवकीनंदन खत्री और सर आर्थर कॉनन डॉयल के कंटेम्परेरी थे और कॉनन डॉयल की कहानियों से काफी इंस्पायर्ड भी थे। इंग्लिश लिटरेचर में तो सर डॉयल और अगाथा क्रिस्टी की वजह से उस टाइम ये जॉनर यानी कि जासूसी कहानियों का जॉनर अपने पीक पर था। लेकिन इंडिया में हिंदी लिटरेचर में सिर्फ थोड़ी बहुत जासूसी कहीं कहीं बाबू देवकीनंदन खत्री की कहानियों या नॉवेल्स में दिखाई देती थी। इसके अलावा और जासूसी कहानियों का कहीं नामो निशान तक नहीं था उस टाइम हिंदी लिटरेचर में। ऐसे में गोपाल राम गेहमरी जी ने 200 से भी ज्यादा जासूसी नॉवेल्स और कहानियां लिखे और लोगों को उनमें इतना इंटरेस्ट आया कि लोग उनकी राइटिंग स्टाइल के और उनकी कहानियों के दीवाने हो गए। ये एक और बात है कि बाद में उस लिटरेचर को संभाल कर नहीं रखा गया और आज के टाइम पर उनकी अधिकतर कहानियां या नॉवेल्स अवेलेबल ही नहीं हैं। सिर्फ गिनी चुनी कुछ कहानियां अब अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक कहानी आज मैं आपके सामने पेश करने वाली हूं, जिसका हिंदी में नाम है गुप्त कथा। शर्लॉक होम्स की तो बहुत सारी कहानियां आपने सुनी हैं। आज हिंदी के कॉनन डॉयल की ये कहानी सुनकर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। गोपाल राम गेहमरी जी की कहानियों की एक और खास बात यह होती थी कि इन्होंने अपने जासूस को कोई नाम नहीं दिया था। उसकी जगह ये जासूस शब्द का इस्तेमाल करना ही ज्यादा बेहतर समझते थे। यानी इनकी कहानियों में जो डिटेक्टिव है उसके लिए उन्होंने थ्रू आउट जासूस शब्द का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसका नाम है गुप्त कथा भाग 1। ये जासूसी जान पहचान भी एक निराले ही ढंग की होती है। चिराग अली नाम का एक धनी मुसलमान सौदागर था। उसके बेटे का नाम था हैदर। जासूस की उससे गहरी दोस्ती थी। उम्र में हैदर जासूस से 4-5 साल कम का ही होगा, लेकिन देखने में दोनों एक ही उम्र के दिखाई देते थे। मुसलमान होने पर भी हैदर बाकी मुसलमानों की तरह हिंदुओं से दूर दूर नहीं रहता था। अगर कभी जरूरत पड़ती तो वो जासूस के साथ पूरे पूरे हफ्ते तक भी रह जाया करता था और जासूस भी कभी कभी हैदर के घर जाकर उसके बाप से मिलता और उसके पास बैठकर बातें करता था। चिराग अली भी इस तरीके से रहता था कि जासूस उसे अपने बड़ों की तरह ही मानता था। उन दिनों चिराग अली की उम्र 70 से भी पार हो चुकी थी। उसे देखकर साफ पता लगता था कि अपनी चढ़ती जवानी के दिनों में वो काफी हैंडसम रहा होगा। चिराग अली को कभी किसी ने किसी से टूटकर बोलते भी नहीं देखा था। कोई उसका अपमान भी करे तो वो उसको हंसकर सह लेता था और किसी से कड़वा नहीं बोलता था। कोई भीख मांगने वाला भी चिराग अली के द्वार से कभी खाली हाथ नहीं गया था। लोगों का कहना था कि चिराग अली ने पहले बोट का काम शुरू किया था और उसी काम से होते होते वो बहुत ही धनवान बन गया था। अपनी मेहनत से ढेर सा पैसा कमाकर उसने महलों जैसा एक घर बनवाया था और ढेरों रुपया अपने खजाने में जमा किया हुआ था। उसके महल में हमेशा आदमियों की भीड़ लगी रहती थी। वो न सिर्फ अपने घर में आए हुए गरीबों को पालता पोसता था, बल्कि बाहर के भी बहुत सारे दुखी गरीब लोगों का पेट भरता था। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि वो बहुत ही मिलनसार और मीठा बोलने वाला इंसान था और साथ ही दानी भी बहुत था। उसका दिल हमेशा दया से भरा रहता था। अब उसका बेटा जो था हैदर, वो अपने बाप की तरह मीठा बोलने वाला और दानी तो नहीं था, लेकिन बुरे स्वभाव का भी नहीं था। कुल मिलाकर दोनों बाप बेटे की अच्छी पटती थी और दोनों को ही लोग काफी इज्जत और सम्मान देते थे। इस तरह सब कुछ बड़े ही आराम से चल रहा था। जासूस को एक बार 2-3 महीने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। जब वो अपना काम पूरा करके वापस घर पहुंचा तो उसके दूसरे दिन सवेरा होते ही हैदर उसके पास आया।
हैदर का चेहरा देखते ही जासूस ने ताड़ लिया कि जरूर दाल में कुछ काला है। हैदर मुंह से बात तो कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही हैरान और परेशान सा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की चमक भी पहले जैसी नहीं रही थी। उसको देखकर जासूस ने पूछा, क्या बात है हैदर, आज तुम्हारा चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ क्यों है? घर में सब ठीक तो है ना? पिताजी ठीक है ना? हैदर ने जवाब दिया, तुमने सही समझा है मेरे दोस्त, मैं वाकई बहुत दुखी हूं और उस दुख की बात बताने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूं। मेरे पिता मरने की हालत में पहुंच गए हैं। बस यही बात हो रही है कि उनकी जान अब निकली कि तब निकली। डॉक्टर, वैद्य सब तरह तरह की दवा देकर थक चुके हैं। नौकर चाकर उनको सेवा के लिए हाथों हाथ रखे हुए हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनकी बीमारी दूर नहीं हो रही है। कोई उनसे हाल पूछे तो कुछ बतलाते नहीं हैं। बस इतना ही कहते हैं कि चाहे कितनी भी दवा दारू कर लो, मैं बचूंगा नहीं। अब मेरा मरने का दिन आ गया है। अब तुम ही कहो दोस्त कि मैं क्या करूं। मेरी तो अकल बिल्कुल काम नहीं कर रही। मुझे अभी अभी पता चला कि तुम बाहर से लौट आए हो, इसीलिए मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आया हूं कि शायद उनका हाल सुनकर तुम ही कोई उपाय बता सको। जासूस ने गंभीरता से कहा, वो सब तो ठीक है दोस्त, लेकिन उनको क्या हुआ है वो तो बताओ। अपनी राय तो मैं उसके बाद ही बताऊंगा। सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूं दोस्त। हैदर ने कहना शुरू किया। करीब 3 महीने हो गए। एक दिन मैं शाम के समय अपने पिता के पास बरामदे में बैठा था। इतने में ही एक बूढ़े मुसलमान व्यक्ति मेरे पिता से मिलने आए। वो जैसे ही हमारे पास आकर पास पड़ी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठे, त्यों ही उन्होंने पिताजी से कहा, क्यों, मुझे पहचानते नहीं हैं? मेरे पिता ने जवाब दिया, आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा तो लग रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं आपसे कहाँ मिला था। जवाब में बूढ़े आदमी ने कहा, मैं एक बात बतला देता हूँ, उसी से याद आ जाएगा सब कुछ। मैं तुमसे बंबई के एक गांव में मिला था। तुम्हें वहां के अली भाई का नाम तो याद होगा ही। मैं भी वहीं रहता हूँ। मेरा नाम है इब्राहिम भाई। इतना सुनते ही मेरे पिताजी के चेहरे पर एक रंग आया और गया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम थोड़ी देर को यहाँ से हट जाओ, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर मैं वहां से चला गया दोस्त। फिर उन लोगों में क्या क्या बातें हुई वो मैं नहीं जानता। उस आदमी की उम्र मेरे पिता से कुछ ज्यादा ही होगी। अब वो मेरे पिता के साथ ही रहने लगा। हर टाइम वो उनके साथ ही रहता था। इसी कारण मैं उसका पता वता भी कुछ जान नहीं पाया। उनके रहने के लिए मेरे पिता ने एक कोठरी ठीक करवा दी थी और उनके आराम के लिए 2 नौकर भी दे दिए गए थे। कोई भी आकर मेरे पिता से उनके बारे में पूछता तो वो बस इतना ही कहते कि वो उनके बचपन के दोस्त हैं। पहले दिन की उनकी बातें सुनकर मुझे बस इतना ही पता चला था कि उस आदमी का नाम इब्राहिम भाई है और वो बंबई की तरफ के किसी गांव के रहने वाले हैं। इसके अलावा उनके बारे में मैं और कुछ आज तक नहीं जानता। अब पहले पहले तो वो बड़े सीधे साधे से लगे, लेकिन जब कुछ दिन हो गए तब उन्होंने रौब जमाना शुरू कर दिया। वो हम सबको अपने कदमों तले दबाने लगे, नौकर चाकरों पर बेकार के हुक्म जारी करने लगे और जो उनका हुक्म ना माने या मानने में देर कर दे उसको मेरे पिता के सामने ही ऊंच नीच कहने के अलावा मारपीट तक भी करने लगे। मेरे पिता भी उनका ये व्यवहार देखकर कुछ नहीं बोलते थे और इसी कारण सारे नौकर और घरवाले चुपचाप उनकी ज्यादतियां सहते गए। जिससे सहा नहीं गया वो नौकरी छोड़कर जाने लगा। यहाँ तक कि ऐसा करते करते कई पुराने नौकर नौकरी छोड़कर चले गए। हम लोगों को उनके चले जाने से बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन मेरे पिता उस बूढ़े की हर बात को ऐसे क्यों सहन करते जा रहे थे, इसका कारण हम में से किसी को भी समझ में नहीं आया। बिजनेस का भी सारा काम जिस नौकर के हाथ में था, एक दिन उस बूढ़े ने उसको बहुत बुरा भला कहा और बिना कसूर उसे इतना सताया कि उससे सहा नहीं गया। उसने अपना सारा दुख मेरे पिता से कहा। उस समय वो बूढ़ा आदमी भी पिताजी के पास ही बैठा था। पिताजी के सामने ही उस बूढ़े आदमी ने उस नौकर को बहुत बुरा भला कहा। जब इतना होने के बाद भी मेरे पिता ने कुछ नहीं कहा तो वो पुराना विश्वासी नौकर उसी पल नौकरी छोड़कर ये कहकर वहां से चला गया कि अब इस घर में नौकरी करने का दिन नहीं रहा। भले आदमियों की इज्जत का अब वहां कोई मोल नहीं है। उस नौकर के चले जाने के बाद उसका सारा काम मेरे सिर पर आ पड़ा दोस्त। मुझसे जैसा बन पाया मैं सब करने लगा। फिर एक दिन उस बूढ़े ने मेरे पास आकर कहा, ए हैदर, एक चिलम तंबाकू भर के ला। उसकी ये बात सुनकर मैंने एक नौकर से कहा कि उसको एक चिलम तंबाकू भर कर ला दे। इतना सुनते ही वो बूढ़ा गुस्से से आग बबूला हो गया। कड़क कर बोला, क्यों बे हैदर, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? मेरा हुक्म नहीं मानता तू?
मैंने जो काम तुझे करने को बोला उसे ना करके तूने उसे नौकर को करने को कह दिया। तेरे बाप की भी मजाल नहीं है जो मेरे आगे बोल दे। और तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू मेरा हुक्म टाल रहा है। ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं हाथ में एक जूता लेकर ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ कि आज मैं उसकी अकल ठिकाने लगा ही दूंगा। गुस्से से उफनते हुए मैंने उसके पास जाकर उसके सिर पर 2-3 जूते जमा दिए। बस फिर क्या था, वो बूढ़ा बहुत ही तेज गुस्से में आ गया और अंट-शंट बकता हुआ वहां से चला गया। मैंने उसकी तरफ फिर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस तरह उसको मेरे हाथ से पिटते हुए देखकर घर के बाकी लोग मन ही मन बहुत खुश थे। लेकिन इस घटना के कुछ समय बाद मेरे पिताजी ने मुझे बुलवाया और जब मैं उनके सामने गया तब मैंने देखा कि वो बूढ़ा फिर से उनके पास बैठा था। मेरे पिता ने उसकी तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा, बेटा क्या तुमने इनको जूते से मारा है? मैंने गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, जी हाँ पिताजी, मारा है। इन्होंने मेरा अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, इसीलिए मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा। इतना कहकर मैंने अपने पिता को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर पिताजी थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, अब मैं क्या कहूँ बेटा, तुमने बहुत ही बुरा काम किया है। अगर तुम एक चिलम तंबाकू भरकर इनको दे देते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता भला। ये सब बखेड़ा खड़ा ही नहीं हुआ होता। लेकिन तुमने इनकी बात न मानकर बड़ा ही बुरा काम किया है बेटा। अपने पिता की ये बात सुनकर गुस्से के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने आज तक अपने पिता के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, लेकिन उस दिन मैं गुस्से में भिनभिनाते हुए बोला, पिताजी आपने तो कभी मुझे तंबाकू भरना सिखाया नहीं और ना ही ऐसा कोई काम करने का हुक्म दिया, तो फिर मैं भला ऐसा काम कैसे सीखता और क्यों सीखता। अब आपको चाहे बुरा लगे या भला लगे, लेकिन इस बदतमीज बूढ़े के कहने से मैं ये काम कभी करने वाला नहीं हूं। इस पर मेरे पिताजी ने दुखी स्वर में कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे बच्चे। जिस आदमी का मैं इतना आदर करता हूं, तूने उसको जूते से मारा और अब ऊपर से माफी मांगने की बजाय उल्टे जवाब सवाल कर रहा है। मैं तुझे बता दूं बेटा कि तूने जो जूते इनको मारे हैं वो उनके सिर पर नहीं पड़े, मेरे सिर पर पड़े हैं। तूने इनको नहीं मारा, यूं समझ ले मुझे मारा है। अब तू इनके पैरों में पड़कर इनसे माफी मांग, वरना ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा बेटा। मैंने और भी गुस्से में आते हुए कहा, मेरे हक में अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन आपका ये हुक्म मैं नहीं मान सकता पिताजी। आप ये बहुत ही गलत बात कह रहे हैं। इसको मार पड़ने से आप दुखी ही क्यों हो रहे हैं, ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। आप जानते नहीं ये आदमी कितना नीच है। मेहमान की तरह ये हमारे घर में आया था और अब अपने आप को घर का मालिक समझने लगा है। हम लोगों को तो ये अपने सामने कुछ समझता ही नहीं। अभी इसको अपने किए का पूरा फल तो मैंने दिया ही नहीं है। मैं आपसे कह देता हूं पिताजी, अगर ये फिर से हमारे साथ ऐसे ही करेगा तो मैं आपके सामने ही जूतों से मार मार कर इसकी हालत खस्ता कर दूंगा और उसी पल इसे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरी ये बात सुनकर मेरे पिता ने कहा, हैदर, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी लायक औलाद हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम तो एकदम ही नालायक और निकम्मे हो। जो बेटा बाप की बात टाल दे उसका मुंह देखना भी पाप है। तुम अभी की अभी इस घर से निकल जाओ। पिता की बात सुनकर मैंने कहा, आप मेरे ऊपर बेकार ही गुस्सा कर रहे हैं पिताजी। अगर दंड देना ही है तो दोनों को दीजिए। आप मेरे जन्मदाता हैं, आपका हुक्म मेरे सर माथे पर है। इसी से आपकी बात मानकर मैं यहां से तो जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले इस बुढ़े को सबक जरूर सिखलाकर जाऊंगा। इतना कहकर मैंने अपने पैर से जूता निकालकर उस इब्राहिम भाई को खूब पीटा। मेरे पिता ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन मेरे आगे उनकी एक नहीं चली। उन्होंने चिल्लाकर नौकरों को भी बुलाया, लेकिन कोई भी नहीं आया। कुछ देर उस बूढ़े को पीटने के बाद मैं वहां से बाहर निकल गया। मेरे पिताजी इतना गुस्सा थे उस वक्त कि उनके मुंह से कोई बोल भी नहीं निकल पा रहा था। वो बस कांपते हुए वहीं बैठे हुए थे। मैं वहां से हट तो गया, लेकिन घर छोड़कर कहीं नहीं गया। पास के एक कमरे में छिपकर सुनने लगा कि अब आगे क्या होता है। मैंने एक दरार से देखा कि वो बूढ़ा वहां से उठा और बड़े ही धमकी देने वाले अंदाज में मेरे पिता से बोला, मैंने सब देख लिया, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन जब तक पूरा बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं हूं मैं, समझे तुम? इतना कहकर वो बूढ़ा वहां से चला गया। मेरे पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। अब उसके जाने के बाद मेरे पिताजी का रंग ढंग एकदम ही बदल गया। उनके चेहरे पर एक परमानेंट काली मासी छा गई।
वो हर पल किसी चिंता में रहने लगे। उनका खाना पीना भी जैसे एकदम बंद ही हो गया। पहले जितना भोजन वो करते थे, अब उसका 10वां हिस्सा भी नहीं करते थे। मैं उस दिन के बाद से उनकी आंखों के सामने नहीं गया, लेकिन छिपकर सारी बातों पर लगातार नजर रखता रहा कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका दिन कैसे बीतता है। इन सारी बातों का हाल मैं लगातार नौकरों से लेता रहता था। पिताजी की हर दिन बिगड़ती ये दशा देखकर मैं मन ही मन घबराता रहता था कि अब क्या होने वाला है। मुझे इस बात की भी चिंता हो रही थी कि आखिर मेरे पिता किस कारण से इतना दुखी और परेशान है। मैं रात दिन इसी बात की खोज में सिर खपाने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया कि आखिर माजरा क्या था। एक दिन सवेरे मेरे पिताजी अपनी बैठक में बैठे हुए थे। उनको देखने से ही लग रहा था कि वो किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। तभी एक डाकिये ने आकर उनके हाथ में एक चिट्ठी दी। ये देखकर मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा, क्योंकि अभी तक डाकिया चिट्ठी को हमेशा नौकरों को या दरबान को ही देकर जाता था। बैठक के अंदर आकर सीधे मेरे पिता के हाथ में चिट्ठी देते हुए मैंने उसे आज तक नहीं देखा था। डाकिये के चले जाने के बाद मेरे पिता ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार उसको पढ़ने के बाद उन्होंने उसे अपनी जेब में रख लिया। पता नहीं उस चिट्ठी में क्या था, लेकिन उसे पढ़ने के बाद मेरे पिता का चेहरा और हाव भाव एकदम ही बदल गए। उनके दुख और निराशा भरे चेहरे पर हंसी की लहर सी जैसे फूट पड़ी। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो पिछले कई दिनों से वो जिस चिंता में घुल रहे हों, वो अचानक से कहीं उड़नछू हो गई हो। ये देखकर मैं बड़ा ही खुश हुआ। मुझे लगा कि उस चिट्ठी में कोई ऐसा शुभ समाचार है जिससे उनके मन की चिंता दूर हो गई है। लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चला कि उनकी ये खुशी बस थोड़ी ही देर की थी। जैसे बुझता हुआ चिराग अंत में अपनी पूरी चमक से जगमगा उठता है, मेरे पिताजी की खुशी भी बस वैसे ही थी। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मेरे पिता बड़ी ही खुशी खुशी उठे और उन्होंने एक नौकर को बुलाकर हुक्म दिया कि कई हफ्तों से उनका नहाना खाना ठीक से नहीं हो रहा, लेकिन आज उन्हें तेज भूख लगी है और उनके लिए अच्छे अच्छे खाने का इंतजाम किया जाए। नौकरों ने वैसा ही किया। उस दिन बड़े ही खुश मन से पिताजी ने अच्छी तरह से खाना खाया। खाना खाने के बाद उनको कुछ देर लेटने की आदत थी, लेकिन उस दिन उन्होंने लेटने की बजाय अपने कमरे में जाकर एक चिट्ठी लिखना शुरू किया। इस बात से मैं और भी चिंता में पड़ गया। पिताजी चिट्ठी लिखने का काम सदा नौकरों से करवाया करते थे। उस दिन मैंने अपने पिता को पहली बार अपने हाथ से चिट्ठी लिखते देखा। खाना खाने के तुरंत बाद वो चिट्ठी लिखने बैठ गए थे, लेकिन वो काम उन्होंने खत्म कब किया वो मुझे पता नहीं चला। रात के 2 बजे तक जब मैंने उनको देखा, तब तक वो चिट्ठी लिख ही रहे थे। उसके बाद मैं सो गया और वो चिट्ठी उन्होंने कब पूरी की वो मुझे पता नहीं। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा कि पिताजी सो रहे थे। हर रोज सुबह वो जिस टाइम उठा करते थे, उसके 2-3 घंटे बाद भी जब उस दिन वो नहीं उठे, तब एक नौकर ने उनको जगाने की कोशिश की और तब हमें पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बहुत तेज बुखार था। मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा उनके कमरे में गया। उनका पूरा शरीर आग की भट्टी की तरह तप रहा था। मैंने उनसे पूछा कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। मेरी बात सुनकर वो बोले, मुझे क्या हुआ है बेटा, सो तो मैं खुद नहीं जानता, लेकिन लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं। ये ज्वर ही मेरा काल बनेगा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, अरे पिताजी, बुखार तो बहुत से लोगों को हो जाता है, आप इससे इतना डर क्यों रहे हैं? कलकत्ते में डॉक्टर वैद्यों की कमी थोड़ी है, उनकी दवा से आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैं अभी जाकर डॉक्टर और दवा का इंतजाम करता हूँ। मैंने तुरंत अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलवाया और पिताजी की सेवा में कोई कसर नहीं रहने दी। लेकिन वो दिन है और आज का दिन मेरे दोस्त, उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। कलकत्ते में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं बचा जिसने आकर उनको ना देख लिया हो, लेकिन उनका रोग है कि बढ़ता ही जा रहा है। किसी दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा और इस समय उनकी दशा बहुत ही खराब है। उनके जीने का अब कोई भरोसा नहीं बचा है। अगर तुम एक बार उनसे मिलकर उनकी बीमारी का कारण या उनके मन के दुख का कारण पता लगा पाओ तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा दोस्त। जासूस अब तक बड़े ही ध्यान से अपने दोस्त हैदर की एक एक बात को सुन रहा था। वो चिराग अली को बहुत सम्मान देता था। हैदर की बात सुनते ही उसी पल वो उठा और हैदर की गाड़ी में बैठकर उसके बाप से मिलने को चल दिया। रास्ते में उसने हैदर से सवाल किया, अच्छा ये तो बताओ हैदर कि वो चिट्ठी जो तुम्हारे पिता को मिली थी उसमें क्या लिखा हुआ था और वो कहाँ से आई थी, उसे किसने भेजा था?
हैदर ने जवाब दिया, हाँ वो मैं तुम्हें दिखाना ही भूल गया दोस्त, उसे मैं अपने साथ ही लेकर आया था। ये देखो, इसे मैंने भी कई बार पढ़ा है, लेकिन कुछ भी सिर पैर मेरी समझ में नहीं आया। लिखने वाले का साइन भी इसके ऊपर नहीं है। देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ आए। इतना कहकर हैदर ने वो चिट्ठी जासूस के हाथ में थमा दी। जासूस ने भी उस चिट्ठी को कई बार पढ़ा, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया। चिट्ठी में लिखा था, अली, सब ठीक हो चुका है, अब कुछ देर नहीं है, तैयार हो जाओ, शहर बम्बई। कुछ देर उसे ध्यान से देखने के बाद जासूस ने उसे वापस हैदर को थमा दिया और कहा, ये लो रखो इसे, इससे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस ऐसा लगता है कि इस चिट्ठी को लिखने वाले ने तुम्हारे पिता से कोई काम करने के लिए कहा था, और उस काम को पूरा हो जाने के बाद उसने तुम्हारे पिता को ये पत्र लिखा है। लेकिन तुम्हारे पिता ने किसको किस काम के लिए कहा था, ये बात जब तक वो खुद नहीं बताएंगे तब तक हमारे पास जानने का कोई उपाय नहीं है। इस चिट्ठी को पाकर जो तुम्हारे पिता खुश हुए थे, इसका कारण यही होना चाहिए कि अपने काम में सफल होने की बात सुनकर उन्हें प्रसन्नता हुई थी। इस चिट्ठी में लिखी बात से उनकी बीमारी का भी कोई संबंध मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा ये बताओ हैदर, कि उन्होंने जो लंबी चिट्ठी लिखी थी उसके बारे में तुम क्या जानते हो? हैदर ने जवाब दिया, मैंने जानने की बहुत कोशिश की दोस्त, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा पाया। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि जिसके लिए वो चिट्ठी लिखी गई थी उसको भेज दी गई है कि नहीं? वो तो मुझे पता नहीं दोस्त। जहाँ तक मुझे मालूम है, जिस रात को चिट्ठी पिताजी ने पूरी की थी उस रात को तो उसे कहीं भेजा नहीं गया, क्योंकि रात को 2 बजे तक तो मैं खुद ही जाग रहा था, और उसके बाद का हाल मैंने नौकरों से पूछा था तो उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे ये पता लगता कि रात को चिट्ठी भेजी गई थी। जासूस ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओह, तब तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने लिखा वो चिट्ठी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी मौत का अनुमान हो गया होगा, और अपने बाद अपनी संपत्ति का प्रबंध करने के लिए उन्होंने जरूर उस रात अपनी वसीयत लिखी होगी, और अगर उन्होंने उसे कहीं बाहर नहीं भेजा है तो वो घर में ही कहीं पड़ी होगी। हैदर ने जवाब दिया, मैंने घर में भी बहुत ढूंढा भाई, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। दोनों में ऐसी बातें हो ही रही थीं कि वो हैदर के घर के सामने आ पहुंचे। गाड़ी से उतरकर जैसे ही दोनों भीतर गए कि अंदर से औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों समझ गए कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही चिराग अली का देहांत हो चुका था। जब दोनों अंदर पहुंचे तो वहां कोहराम मचा हुआ था। घर के सारे लोग और नौकर चाकर सब बिलख बिलख कर रो रहे थे। ये सब देखकर हैदर भी बुरी तरह से बिलखने लगा। जासूस ने जैसे तैसे उसे संभाला और पुराने नौकरों को बुलाकर चिराग अली के कफन दफन का सारा इंतजाम किया गया। जब हैदर के साथ सभी लोग मृत शरीर को दफनाने के लिए लेकर वहां से विदा हो गए तो बैठक में अब अकेला जासूस ही रह गया। घर के सिर्फ 2-3 नौकर और वहां पर मौजूद थे। घर सूना पाकर जासूस ने अपना काम करना शुरू किया। वो पहले धीरे से उस कमरे में पहुंचा जिसमें चिराग अली बीमार होकर रह रहा था। वहां एक पलंग, 2-4 टेबल, कुर्सी और तिपाई के अलावा और कुछ नहीं था। एक पुराने विश्वासी नौकर से जासूस ने पूछा, क्यों भाई, क्या चिराग अली के सोने का कमरा यही है? नौकर ने जवाब दिया, जी हाँ साहब, वो इसी कमरे में सोते थे, उनके अलावा और किसी को यहाँ सोने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा ठीक है, ये बताओ उनका संदूक वगैरह किधर रहता है? वो तो साहब मैंने उनको किसी चीज़ को अपने हाथ से रखते नहीं देखा। जब भी उनको जो चीज़ चाहिए होती थी तो वो या तो हैदर अली साहब से मांग लेते थे या किसी नौकर से। तो वो अपने ज़रूरी कागज़ पत्तर कहाँ रखते थे? हमने तो उनको कोई भी कागज़ पत्तर अपने हाथ से रखते नहीं देखा साहब। और रुपए पैसे कहाँ रखते थे वो? हमने तो साहब रुपए पैसे भी कभी उनको अपने हाथ से छूते नहीं देखा। जब ज़रूरत होती थी तो नौकरों को ही बोलते थे। अच्छा ये बताओ, चिराग अली ने मरने से पहले अपने हाथ से एक बड़ा सा कागज़ लिखा था, क्या तुमने उसे देखा था? हाँ देखा था साहब, एक दिन पूरा रात बैठ के उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। क्या तुम्हें ये पता है कि उन्होंने वो कागज़ कहाँ रखा है? नहीं साहब, वो तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने उस कागज़ का क्या किया। अच्छा ये बताओ, उसे वो किसी को देकर तो नहीं गए? नहीं साहब, हमने तो किसी को देते नहीं देखा। मेरे ख्याल से कहीं पर रख दिया होगा उन्होंने, इसीलिए वो किसी को नहीं मिला साहब। अच्छा ठीक है,
ये बताओ कि अगर वाकई उन्होंने उस कागज को कहीं रखा हो तो क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ पर रखा होगा? नहीं साहब, वो तो मुझे नहीं पता। अगर होगा तो इसी घर में ही कहीं ना कहीं होगा। तो ठीक है, चलो हम तुम दोनों मिलकर खोजते हैं कि वो घर में कहाँ हो सकता है। इसके बाद जासूस और वो नौकर दोनों मिलकर चिराग अली का लिखा वो लंबा सा कागज ढूंढने लगे। उस घर में बहुत ज्यादा सामान नहीं था, तो पलंग के अलावा पूरे कमरे में ढूंढ डालने में उनको 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा। सारी जगहों पर ढूंढने के बाद उन्होंने पलंग पर ढूंढना शुरू किया। ऊपर 5-6 तकिए रखे थे, उनको अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन कागज नहीं मिला। फिर उसके बाद 2 चादरें बिछाई गई थीं, उनको भी उठाकर नीचे फेंक दिया गया। उनके नीचे 2 गद्दे थे, उनको भी उठाकर देखा गया, लेकिन कागज का कहीं पता नहीं लगा। गद्दों के नीचे 3 छोटी गद्दियां बिछी थीं। ऊपर की गद्दी उठाने पर तो कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन जब जासूस ने झटक कर दूसरी गद्दी को फेंका तब उसने पाया कि दूसरी और तीसरी गद्दी के बीच में एक बड़ा सा लिफाफा पड़ा हुआ था। जासूस ने उसे उठाकर देखा तो उसके ऊपर लिखा था, मेरे जीते जी कोई इस लिफाफे को पाए तो बिना खोले हुए मुझे वापस लौटा दे। इस लाइन के नीचे चिराग अली के साइन थे। इसे पढ़ते ही जासूस ने समझ लिया कि चिराग अली ने मरने से पहले दिन रात जागकर जो कागज बनाया था वो इसी लिफाफे के अंदर है। उसके मन में लिफाफे को खोलकर उसे पढ़ने की उत्सुकता पैदा हुई, लेकिन फिर अपने मन में कुछ सोचकर उसने यही विचार किया कि जब तक हैदर अली कब्रिस्तान से लौटकर ना आ जाए तब तक उसे खोलना या पढ़ना उचित नहीं होगा। कुछ देर बाद जब हैदर अपने बाप को दफन करके सब लोगों के साथ घर लौट आया तब जासूस ने उसके हाथ में वही गद्दी के नीचे से मिला हुआ बड़ा लिफाफा दिया और जैसे उसको ढूंढा था वो सारा हाल उसे कह सुनाया। हैदर ने उसे लेकर पहले ऊपर लिखी लाइन पढ़ी और फिर तुरंत लिफाफे को फाड़कर अंदर से वो लंबी सी चिट्ठी निकाल ली। वो चिट्ठी के ही तरीके से लिखी गई थी, लेकिन बहुत लंबी थी। उसकी लिखावट देखते ही हैदर ने कहा, हाँ, ये कागज मेरे पिता का ही लिखा हुआ है। ऐसा कीजिए जासूस साहब, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, इसलिए आप ही इसे पढ़ डालिए। इतना कहकर हैदर ने वो चिट्ठी जासूस के हाथ में थमा दी। जासूस ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटा हैदर, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। भगवान ने, अल्लाह ने तुम्हें भी एक बेटा दिया है और इसीलिए तुम समझ सकते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। जिस दिन तुम्हारे ऊपर नाराज़ होकर मैंने तुम्हें घर से जाने को कहा था, वो दिन की बात मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने एक साधारण अनजान आदमी के लिए तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन वो इब्राहिम भाई कौन था वो मैंने तुम्हें नहीं बतलाया था। उसको मैं इतना ज़्यादा क्यों मानता था, उसके इतने बड़े बड़े कसूर मैं क्यों माफ़ कर देता था, उसके जैसे आदमी को इतना आदर क्यों देता था, ये सब बतलाने का उस दिन अवसर नहीं था। आज वो सारी बातें बतलाने का मौका आया है। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म करता था, हमारे पुराने और विश्वासी नौकरों को भी सताता था। मैंने कई बार उसे बेकसूर नौकरों से मारपीट करते देखा है। हमारे बहुत से लायक और होशियार आदमी उसके जुल्मों के कारण हमारा घर छोड़कर चले गए। उनके जाने का मुझे कितना दुख है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरी क्या मजबूरी थी जिसके कारण मैं ये सब झेल रहा था, वो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। असल में बात यह है कि मेरा असली नाम चिराग अली नहीं है और ना ही मैं कलकत्ते में पैदा हुआ हूँ। मेरा असली नाम है अली भाई। बम्बई का मदनपुर गांव मेरा जन्म स्थान है। ये इब्राहिम भाई जहाँ रहते हैं वहीं का मैं भी पैदा हुआ हूँ। मेरे बाबा ज़्यादा मशहूर तो नहीं थे, लेकिन कोई साधारण आदमी भी नहीं थे। मैं किसी बड़े धनवान आदमी के घर में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी धनी और गलत रास्ते पर चलने वाले लड़कों का साथ होने के कारण मेरा चाल चलन बिगड़ गया और वैसी ही मेरी गति हुई। जिस गांव में मैं रहता था वहां पर एक धनी जमींदार था। वो मेरे ही बराबर का एक लड़का छोड़कर मर गया था। उन दिनों मैं 16 या 17 बरस का होऊंगा। जमींदार के लड़के की मुझसे गहरी दोस्ती थी। अक्सर अमीर लोगों के लड़कों का जैसा चाल चलन होता है उसका भी ठीक वैसा ही था। बाप के मरने पर, सारा पैसा खुद के हाथ में आ जाने पर उसका चाल चलन और भी ज़्यादा बिगड़ गया। उसके साथ मेरे अलावा 2-4 लड़के और भी थे। हम सब के ऊपर अब रोक टोक करने वाला कोई ना होने के कारण
हम सब और भी ज्यादा गलत रास्ते पर चलने लगे। हम सब उसके पैसे पर मौज उड़ाते थे और धीरे धीरे हम इतने कुकर्म करने लगे कि उस गांव में भले आदमियों को औरतों बच्चों के साथ रहना मुश्किल होने लगा। हम लोगों की नज़रें जिस भी आदमी की बहन बेटी पर पड़ जाती थीं, उसको चाहे धन से या ज़बरदस्ती से हम बर्बाद किए बिना नहीं रहते थे। हम लोगों के पास गुंडों का एक पूरा गैंग भी था और वो सारे के सारे ऐसे बदमाश थे कि जो काम हम उन्हें करने को कहते उसे तुरंत चुटकियों में पूरा कर डालते थे। इसी तरह कुकर्म करते करते हम लोगों को कुछ समय बीत गया, लेकिन हमारे पापाचार में कोई भी कमी नहीं आई। जिस गांव में मैं रहता था उसके नज़दीक ही एक दूसरे गांव में हमारी ही जात का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था। उसकी एक सुंदर जवान लड़की थी। उस लड़की पर हमारे धनी दोस्त की आंख पड़ गई। उसे पाने के लिए हम लोगों ने बहुत सी तरकीबें लड़ाईं, लेकिन हम सफल नहीं हुए। तब हम लोग और भी ज़्यादा डाकूपने पर उतर आए। एक दिन उस लड़की का बाप कहीं किसी काम को बाहर गया था। उसके साथ उसके घर के और कई नौकर भी गए थे। हम लोगों ने पहले से ही उनके पीछे जासूस लगा रखे थे। जिस दिन हमें ये खबर मिली उसी दिन रात को हम लोगों ने अपना मतलब पूरा करने की तैयारी कर ली। ठीक आधी रात को हम लोग अपने गुंडों सहित उसके घर में घुस गए और उस सुंदरी लड़की को उठाकर ले आए। ये कर डालने के बाद बड़ा ही झालमेल हो गया। उसका बाप खबर पाकर बाहर से लौट आया और घर आते ही उसने थाने में इत्तला कर दी। पुलिस वाले कमर कसकर उस लड़की की खोज में निकल पड़े। उन्होंने खूब खोजबीन करने के बाद ये रिपोर्ट की कि डकैती की जो खबर दी गई है वो झूठी बात है। उस धनी आदमी के घर पर डकैती नहीं हुई, क्योंकि उसके घर से एक तिनका भी नहीं गायब हुआ है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि उस आदमी की बेटी अपने आप कहीं भाग गई है और उस आदमी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी के लापता होने की खबर थाने में लिखवाई है। इन सारी बातों का सीधा सा मतलब ये था कि पुलिस ने भी इस केस से अपने हाथ खींच लिए थे। अब मेरे उस धनी दोस्त ने कुछ दिन तो उस जवान लड़की के साथ काटे। फिर उसे एक और दूसरी लड़की के बारे में पता चला, तो इसने इस पहले वाली लड़की को अपने घर से बाहर निकालकर दूसरी लड़की को उठवा लिया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में उसके प्रति एक चाहत सी पैदा हो गई। मैं उस लड़की को वहाँ से अपने यहाँ ले गया और उसे अपनी औरत की तरह अपने घर में रख लिया। तब तक मेरा ब्याह नहीं हुआ था। इसी कारण उस लड़की पर मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। होते होते मैं उसे अपनी पत्नी की तरह ही चाहने और मानने लगा। वो लड़की भी मुझे अपना पति मानने लगी। इसी तरह से 1 साल का समय बीत गया। अभी तक उस लड़की के बाप को लड़की की कोई खबर नहीं लगी थी। लड़की भी बाप को अपना पता नहीं देना चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन और बीतने पर मुझे उसके चाल चलन में थोड़ा खटका महसूस हुआ। धीरे धीरे उसके ऊपर नज़र रखने पर मुझे पता चला कि मेरा शक बेबुनियाद नहीं था। जहाँ मैंने उस लड़की को रखा हुआ था वहाँ पर इसी इब्राहिम भाई का छोटा भाई यासीन रहता था। मुझे पता चला कि वो यासीन उस पापिन से मिलता है। अब मैं मन ही मन उस लड़की पर बहुत बिगड़ा और इस चिंता में दिन काटने लगा कि उन दोनों को रंगे हाथों कैसे पकड़ूं। एक दिन मैं उस पापिन लड़की से ये कहकर बाहर चला गया कि मैं अपने दोस्त के साथ दूसरे गांव को जा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद आऊँगा। लेकिन मैं गांव में ही अपने एक दोस्त के यहाँ जाकर छिप गया। जब रात हुई और मेरा दोस्त सो गया तो मैं एक बड़ी सी कटार लेकर उस घर के पीछे जाकर छिप गया जहाँ वो लड़की रहती थी। काफ़ी रात बीतने पर जब सब लोग सो गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तब वो सुंदरी पापिन घर से बाहर निकली और दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसके थोड़ी ही देर बाद यासीन भी अपने घर से आ गया। उसके बाद दोनों एक साथ घर में चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं पीछे की दीवार फांदकर अंदर गया। आंगन से दालान में पहुंचते ही सामने मुझे यासीन दिखाई दिया। मैंने अपने हाथ की कटार से उसे इतनी जोर से मारा कि वो वहीं गिर गया। उसे गिरते देख वो लड़की चिल्ला उठी। मैंने उसी दम उसे भी काटकर उसका भी काम तमाम कर दिया और दोनों की लाश को पास ही पास रखकर जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मोहल्ले के बहुत सारे आदमी दरवाजे पर खड़े थे। वो सब मुझे पकड़ने दौड़े, लेकिन मेरे हाथ में कटार देखकर कोई मेरे पास नहीं आया। मैं अपनी जान बचाकर जल्दी से भागा, लेकिन पीछे से किसी ने आकर मेरे हाथ पर जोर से लाठी मारी और मेरी कटार जमीन पर गिर गई। मुझे खाली हाथ पाकर कई और दौड़ने वालों ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस को खबर की गई
और मुझे हथकड़ियाँ लगाकर हवालात में बंद कर दिया गया। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि जिनको मैं अपनी जान में मारकर आया था वो दोनों जिंदा बच गए थे, यानी यासीन और वो पापिन लड़की। ये सुनकर मैं बहुत ही निराश हो गया, लेकिन कुछ समय बाद किसी ने आकर मुझे बताया कि अब वो दोनों ही मर गए थे। 2 खून करने के कारण मेरे ऊपर मुकदमा चलाया गया। उन्हीं दिनों उस लड़की के बाप को भी ये सारी बातें पता चलीं और उसने भी मेरे ऊपर एक और मुकदमा कर दिया। अब मेरे ऊपर ये अपराध लगा कि मैंने ही उसके घर में डाका डालकर उस लड़की को चुराया था और अब मैंने ही उसका खून भी किया है। उसका बाप कचहरी में खड़ा होकर मेरे ऊपर ये अपराध साबित करने की पूरी कोशिश करने लगा। उधर यासीन का खून कर देने के कारण उसका भाई यही इब्राहिम अपने भाई का बदला लेने के लिए उसकी पैरवी करने लगा। मैं हवालात में पड़ा सड़ रहा था। पेशी पर पेशी बढ़ते बढ़ते बहुत दिनों तक मुकदमा चलता रहा। मेरे बाप ने बहुत सा पैसा खर्च करके मुझे बचाने के लिए बड़े नामी वकील बैरिस्टर खड़े किए। मेरे धनी दोस्त ने भी खूब पैसा खर्च किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरा कसूर साबित हो गया और जज ने मुझे फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। फांसी पर लटकाने के लिए मुझे दूसरे जिले में ले जाया जाना था। वहां जाते हुए रास्ते में रात हो जाने के कारण मुझे एक थाने में रखा गया। वहां पर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। नसीब की बात देखो कि रात में अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी और वो दोनों पहरेदार गहरी नींद में सो गए। मैंने सलाखों के भीतर से जब ये नज़ारा देखा तो मेरे मन में वहां से भाग जाने की इच्छा पैदा हुई, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं भाग नहीं पाया तो अगले दिन मेरी मौत निश्चित थी। मैंने जैसे तैसे संघर्ष करके हथकड़ी में से अपने हाथ खींचकर बाहर निकाले। इस कोशिश में मेरा हाथ कई जगह से कट भी गया, लेकिन उस वक्त मुझे उन सब बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। हथकड़ियों को वहीं अंदर छोड़कर मैं सलाखों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मैंने सारी सलाखों को पकड़कर जोर जोर से हिलाया तो उसमें से एक सलाख मुझे थोड़ी ढीली और हिलती हुई मालूम हुई। ऐसा लग रहा था कि जिस चौखटे में वो जड़ी थी वो शायद सड़ गया था। मैंने जोर से उस छड़ को खींचा तो 2-3 झटके में ही वो लकड़ी से अलग निकल आई। एक ही छड़ के निकल जाने पर मेरे निकल भागने जितनी जगह वहां बन गई और मैं फुर्ती से वहां से निकलकर भाग लिया। जैसे ही मैं भागने लगा, पहरे वाले सिपाहियों में से एक की नींद खुल गई। कैदी भाग रहा है, कैदी भाग रहा है, ऐसा कहते हुए वो मेरे पीछे दौड़ा। दूसरा सिपाही भी जागकर मेरे पीछे दौड़ा। मैं भी जितना जोर से बना सर पर पैर रखकर भागने लगा। मुझे जरा भी होश नहीं था कि मेरे पैर कहाँ पड़ रहे थे। जिसको फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो चुकी हो उसे भला और सुझाई भी क्या देता। मैं उस अंधेरी रात में ऐसा भागा कि मेरा पीछा करने वालों को मेरा अता पता भी नहीं मिल पाया। दौड़ता हुआ मैं एक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर दौड़ते रहने पर वो जंगल भी खत्म हो गया और फिर मैं मैदान में आ गया। वहां भी मैं रुका नहीं और एक सांस अंधाधुंध भागता ही रहा। यूं ही दौड़ते दौड़ते जब सवेरा हुआ तब मुझे एक बहुत ही सघन जंगल मिला और मैं उसी में घुसकर छुप गया। मुझे ये नहीं पता था कि रात भर में मैं कितनी दूर दौड़ आया था। जब दिन निकल आया तो मैं उसी जंगल में छिपा पड़ा रहा। जब सूरज डूबा तो मैं फिर से बाहर निकला और पहली रात की ही तरह बराबर रात भर चलता रहा। 2 रात लगातार चलने के बाद जब मुझे ये भरोसा हो गया कि मैं काफ़ी दूर चला आया हूँ तो मैंने चैन की सांस ली। अगले दिन जब सवेरा हुआ तब मैं फिर से जंगल में नहीं गया। दिन निकलने पर मुझे एक बस्ती मिली। मैं एक गृहस्थ के द्वार पर गया और उसने मुझे मेहमान की तरह इज्जत से बिठाया। कई दिनों बाद पेट भर खाना खाकर मैंने थोड़ा आराम किया। पूछने पर पता चला कि मैं अपनी उस जेल वाली जगह से 40 कोस दूर आ चुका था। दिन भर आराम करके मैं फिर वहां से चला और जब सवेरा हुआ तो फिर से ठहर गया। अब मैंने फकीरों जैसा वेश बना लिया। हाथ में नारियल लेकर मैं भीख मांगता हुआ अपने दिन काटने लगा। जहाँ कहीं सदावर्त या धर्मशाला मिल जाती वहीं पेट भरकर खाता और रात काटकर सुबह फिर चल देता। 6 महीने इसी तरह चलते रहने के बाद मैं कलकत्ता आ पहुंचा। जब मैं कलकत्ता आया तब भीख से इकट्ठे किए हुए 25 रुपये मेरे पास इकट्ठे हो चुके थे। कलकत्ता उन दिनों मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था। मैं दिन भर इधर से उधर घूमता रहा, रात भर भी घूमा, लेकिन मुझे कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। जान पहचान का कोई आदमी यहाँ नहीं था।
बम्बई की तरफ के काफ़ी मुसलमान तो मुझे यहाँ दिखाई दिए, लेकिन पकड़े जाने के डर से मैं उनके नज़दीक भी नहीं फटका। फ़कीरी वेश में घूमते घूमते मैंने समझ लिया कि धनी बस्ती से बाहर छप्पर के मकानों में अगर मैं किराए पर कोई जगह ले लूं तो 2-3 रुपये महीने खर्च करके एक रहने का ठिकाना पा सकता हूं। चौथे दिन मैंने एक मुसलमान के घर जाकर बाहर के दरवाजे के पास ही 1.25 रुपये महीने किराए पर एक कोठरी ले ली। घर मिल जाने के बाद मैं अपना फ़कीरों वाला वेश छोड़कर साधारण मुसलमान बन गया, लेकिन अपना पहले जैसा पहनावा मैंने नहीं अपनाया। कलकत्ते के मुसलमानों के वेश में मैं उस जगह पर रहने लगा। अब मेरे मन में ये चिंता पैदा हुई कि ऐसे मेरी जिंदगी आगे कैसे कटेगी, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे पेट भरने लायक पैसा कमा सकूं। यही चिंता करते करते 10-15 दिन बीत गए। मेरे जो 25 रुपये जोड़े हुए थे वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। एक दिन मैं सवेरे गंगा जी के किनारे बैठा था, तभी एक बूढ़े मुसलमान ने आकर मुझसे पूछा, यहाँ क्यों बैठा है भाई? मैंने जवाब में कहा, पेट भरने की कोई जुगत सोच रहा हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्या काम करूँ। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, चल ठीक है, एक दिन के लिए तो मैं तुझे काम देता हूँ। एक जहाज़ पर कुछ काम करने हैं, वहाँ के काम करने के लिए जो मेरा आदमी था वो आज काम पर नहीं आया है। अगर तुम उस काम को कर सको तो मेरे साथ चलो। बूढ़े की बात मानकर मैं उसके साथ चला गया। एक जहाज़ पर उसके 100 से भी ज़्यादा कुली रहे होंगे जो वहाँ काम कर रहे थे। मुझे उनकी देखरेख के लिए वहाँ छोड़कर बूढ़ा वहाँ से चला गया। चलते समय उसने कहा कि छुट्टी के समय से पहले ही वो वापस आ जाएगा। ठीक समय पर वो लौट आया और मेरा काम देखकर वो काफ़ी खुश हुआ। उस दिन उस बूढ़े का और दिनों से 1.5 काम हुआ था। सब कुलियों को मजदूरी देकर बूढ़े ने विदा किया और मुझे 1 रुपया देकर उसी काम पर 20 रुपये महीने पर नौकर रख लिया। मेरे काम से वो दिनों दिन खुश होता गया। 5 साल तक मैंने बराबर ये काम किया। 5वें साल उसने मेरा वेतन 50 रुपये तक कर दिया था और उसी साल उसकी मौत हो गई। उसका काम भी उसके मरने के कारण बंद हो गया। मेरे पास जो रुपए जमा हो गए थे उससे मैंने एक बोट खरीदी और उसे भाड़े पर चलाने लगा। इस काम में मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, यहाँ तक कि एक के बाद एक मैंने 10 बोट और खरीद ली और उनसे मुझे इतनी आमदनी हुई कि मैं काफ़ी धनी बन गया। मेरी गिनती नामी महाजनों में होने लगी। मैंने छप्पर का घर छोड़कर पक्का 6 मंजिला मकान ले लिया और उसमें अपना ऑफिस खोल लिया। उन्हीं दिनों मैंने ब्याह भी कर लिया। मेरे दिन ऐसे फिरे कि पैसे के साथ साथ मुझे पुत्र के रूप में तुम भी मिल गए। अब मेरा कारोबार खूब बढ़ गया था। कलकत्ते में आते ही मैंने अपना नाम पहले ही बदल लिया था। वही नाम यहाँ के सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक अपराधी हूँ, वो भी फांसी का अपराधी, और जेल से भागा हुआ एक भगोड़ा भी हूँ। ये सारी बातें यहाँ कोई नहीं जानता। मैंने यहाँ से अपने माँ बाप को लिख भेजा था कि मैं मरा नहीं हूँ, भाग आया हूँ और यहाँ पर ठीक ठाक हूँ। मैं ना तुम लोगों के पास आऊँगा और ना ही तुमसे मिलूँगा, लेकिन तुम लोगों को रुपए बराबर भेजता रहूँगा। यहाँ तक कि कोई चिट्ठी भी नहीं लिखूँगा। और इसीलिए मैंने उसके बाद फिर उनको चिट्ठी नहीं लिखी, ना ही उनसे मुलाकात की। हर साल उनको इतने रुपए भेज देता था कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो। ये रुपए मैं कलकत्ते से नहीं भेजता था, कभी मद्रास, कभी रंगून, या फिर कभी किसी दूसरे शहर में जाकर वहाँ से डाक में रुपए भेजता था और फिर यहाँ वापस चला आता था। इतने दिन मेरे इसी तरह यहाँ सुख से कटे और किसी को कुछ पता नहीं लगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरी खबर इस इब्राहिम भाई को लग गई और ये यहाँ चला आया। अब तुम समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों उसको इतना मानता था और उसका हर जुल्म सहता था। अब वो यहाँ से नाराज़ होकर बम्बई गया है और वहाँ की पुलिस को सारा हाल बताकर उसने मुझे चिट्ठी लिखी है। अब पुलिस यहाँ आएगी और मुझे पकड़कर बम्बई ले जाएगी। वहाँ मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार मिलेगा। यही मेरा गुप्त भेद है बेटा। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जब यहाँ आएगी तो चुपचाप निराश होकर लौट जाएगी, क्योंकि मैं उस वक्त तक यहाँ रहूँगा ही नहीं। और उसका कारण ये है कि ऐसा कुछ होने से तुम्हारी मान मर्यादा में बट्टा लग जाएगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी जान दे दूँगा। अब मेरा मरने का समय आ गया है। मैं खुशी से ये संसार छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे विदा दो मेरे बेटे। तुम्हारे वास्ते जो कुछ भी मुझे करना था वो सब मैंने कर दिया है और मेरी बस यही कामना है कि तुम मेरी तरह
किन्हीं बुरे कामों में ना फंस जाओ। तुम्हारा पिता चिराग अली। पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाने के बाद जासूस ने मन ही मन कहा, उफ, क्या भयानक लीला थी ये बूढ़ा भी गजब का आदमी था। बाकी सभी सुनने वाले भी उसी की तरह हैरान और परेशान थे, लेकिन किसी के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं था। इस घटना के 15 दिन बाद बंबई से पुलिस के आदमी वहां आ पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि अली भाई उर्फ चिराग अली अब इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें बैरंग लौट जाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। जल्दी ही एक और लंबी कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।